अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप देख रहे हैं दी पोलीमैथ डैश एम चैनल, जिसके अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर, पत्थरों के बारे में और दूसरी तीसरी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूअर्स, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सीखना है हमने। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान, उसकी तारीफ और सारा कुछ क्या है। व्यूअर्स, आपने अभी इसकी डेफिनेशन देखी है। ये एक ऐसा टेंस है जो सबसे ज़्यादा आसान गिना जाता है। इसकी ट्रांसलेशन करनी आसान है, इसका हर चीज़ ही आसान है। सिर्फ आपने हल्का सा कॉन्सेप्ट लेना है और बस फिनिश। इसकी सबसे पहले तो तारीफ यह है कि आप जितने भी मनसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सारी की सारी फ्यूचर इंडेफिनिट में कहलाती है। आप कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं कनाडा जाऊँगा, सब लोग मरी जाएंगे, वो डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं अपना कारोबार करूंगा। ये सारी प्लानिंग है। ये जितने काम हैं ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। तो इतने तमाम इस तरह के जितने भी मनसूबाबंदी हम करते हैं वो सारी फ्यूचर इंडेफिनिट में की जाती है। अब इसके रूल्स आप जो है वो देख लें। इसके जुमले तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिस तरह के पहचान की बारी आती है तो मैं अक्सर समझाया करता हूँ कि पहचान क्या है। इसके अगर हम कामों में जाके देखें, काम जो उर्दू में लिखा हुआ लफ्ज़ है, कोई भी, जाना है, जाऊँगा, खेलूँगा, तो इस कामों के अंदर कोई भी लफ्ज़ हमें कॉमन नहीं नज़र आ रहा। कोई भी लफ्ज़ तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है हमें? टाइम, यानी वक्त। और वो क्या है? वो सिर्फ तीन अल्फाज हैं। वो कौन कौन से हैं? गा, गे और गी। ये तीन अल्फाज के ऊपर इसकी पहचान मुश्तमिल है। और उसकी वजह यही है कि इसके वर्ब यानी फेल के अंदर कोई भी लफ्ज़ कॉमन नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान है कि उर्दू, और ये आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह तजर्बाकार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि वक्त जो है वो जुमले के, हर जुमले के एंड के ऊपर आता है। तो उर्दू जुमलों के आखिर में आपको गा, गे, गी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर, सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि इसके जो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिंपल सेंटेंस से ही शुरू हो जाते हैं। यानी फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है विल और शैल। ये दो हैं, विल और शैल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विल कहाँ पे लगेगा और शैल कहाँ पे लगेगा। शैल बेसिकली सिर्फ दो जगह पे इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है। बाकी इसमें कोई तमीज़ नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है या कोई नाम है या क्या है। सब के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात तो ये आप जहन में रख लें। अब इसकी सादा जुमले बनाने की फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ चलते हैं। अभी आपने देखी है कि सादा जुमले क्या है। हर जुमले की ट्रांसलेशन करते हुए जेन में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शैल हैं। उनमें से आपने चॉइस करनी है। रूल मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या लगना है। विल लगाना है तो विल लगा दें, शैल लगाना है तो शैल लगा दें। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इंतहाई सादा जो है वो ट्रांसलेशन इसकी होती है। अब चलते हैं हम कि इसके मनफी जुमले किस तरह बनेंगे। अब व्यूअर्स, आपने मनफी जुमलों की फॉर्मेशन देख ली है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल और शैल, नॉट उसके बाद लगेगा।
ज़हन में रखा करें कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जो बाद है वो नॉट लगाया जाता है किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में। तो उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के जुमले को मुकम्मल कर दिया जाता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई, उसके बाद क्या लगना है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। तो आई शैल, उसके बाद क्या लगना है, नॉट, फॉर्मेशन के मुताबिक आई शैल नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जाना की इंग्लिश होती है गो, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया और जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे दूसरे जुमले बनाएं और आपकी प्रैक्टिस है वो मुकम्मल हो जाएगी। आप चलते हैं इसके सवालिया जुमलों की तरफ। व्यूअर्स, आपने देखे हैं कि सवालिया जुमले की फॉर्मेशन भी उसी तरह ही है जो रूल्स के मुताबिक है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर ले आना है आप लोगों ने, विल या शैल लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है। फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बात पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दी है, बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि किसी ने अगर कोई लेक्चर बीच में किसी ने मिस कर दिया है तो उसको याद आ जाए, उसको समझ आ जाए। तो इस तरीके से सवालिया मनफी जुमले जो है वो उनकी सवालिया जुमले की ट्रांसलेशन हो जाती है। और इसी तरह ही अगर सवालिया मनफी जुमले आ जाएं तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनती है वो भी फॉर्मेशन अब आप देख लें। अब ये आपने फॉर्मेशन देखी है सवालिया मनफी जुमले, यानी सबसे पहले विल या शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन लगेगी और उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। रूल दोबारा फिर वही है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे। इस बातों को जब तक आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लें, छोटी छोटी सी किताबें लें, उसमें से जुमले लें और कोशिश बल्कि करें कि जुमले अपने पास से बना के उसकी ट्रांसलेशन करें। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पैसों के हवाले से एक टिप देने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर कीजिएगा। व्यूअर्स, मेरी आज की जो ये वाली जो टिप है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि कम आमदनी वाले हैं, जिनकी सैलरीज बहुत कम हैं या तनख्वाहदार जितना भी तबका है उसके लिए है, या जिसकी कोई अपना काम करते हैं तो उसके लिए ये एक टिप है कि एक महीने में व्यूअर्स गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग पैसे उधार मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है। अल्लाह ताला सबको इस से महफूज रखे, लेकिन इंसान है, ज़रूरियात ज़िंदगी चलती रहती हैं तो उसके लिए मैनेज करना बेहद ज़रूरी होता है कि कोशिश करें कि कर्ज ना लें आप लोग। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो तनख्वाह मिलती है पूरे नहीं होती है, तो अपने ना कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर थोड़ी सी जिद्दोजहद किया करें, आप लोग कोशिश किया करें कि इसका हल क्या है। ज़्यादा सारी ज़िंदगी आप कर्जा तो नहीं ना ले सकते ना, कर्जा लेंगे कब तक लेंगे, जब तनख्वाह मिलेगी आपको आधी तनख्वाह कर्जे में चली जाएगी, बाकी फिर आप बाद में क्या करेंगे आप लोग। तो इस वजह से व्यूअर्स मैंने एक बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को भी कहता हूँ, और उनमें से जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे तरीके के ऊपर अमल कर रहे हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं वो मुझे बड़ी दुआएं देते हैं कि यार आपने मुझे ये मशवरा दिया तो इसके ऊपर मैंने अमल किया तो मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गया हूँ। व्यूअर्स, हमसे सेविंग नहीं हो सकती, सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार तबका है हमारा, तो सैलरी में सेविंग कैसे करें फिर, ये एक अजीब सा नुक्ता आ जाता है, सवाल आ जाता है। तो व्यूअर्स उसका एक मैंने बड़े गौर
फिक्र किया और एक मुझे एक अल्लाह ताला ने हल बताया कि जब आप लोगों की तनख्वाह आती है जिस भी डेट को, जिस भी तारीख को आती है, ख्वाब जिस भी महकमे से, डिपार्टमेंट से तल्लक रखते हैं, रेलवे है, वापडा है, इरीगेशन है, कोई भी महकमा है आप लोगों का, आपने काम ये करना है कि आपने इस तरह के आम तौर पर ये खाकी लिफाफे मिलते हैं बाज़ार से, बुक डिपो से मिल जाते हैं, इस तरह के खाकी लिफाफे लेने हैं आप लोगों ने व्यूअर्स, 8-10 जितने भी हैं वो ले लें। अब आपने करना ये है कि हर खाकी लिफाफे के ऊपर देखें हमारे फिक्स खर्चे ज़रूर हैं, हर इंसान के फिक्स खर्चे में क्या क्या आ जाता है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये बिल आपने हर हाल में देने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। अगर घर के अंदर जो है वो अगर कोई किरायादार है तो उसने किराया लाजमी देना है, हर हाल में देना है। बच्चे किसी के ट्यूशन जा रहे हैं तो उसने ट्यूशन की फ़ीस हर हाल में देनी है। जाहिर है 1 महीना नहीं आप फीस देंगे, 2 महीने नहीं देंगे तो आपके बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे, स्कूल नहीं जा सकेंगे, ठीक है। बिजली का बिल नहीं देंगे, वापडा वाले मीटर उतार के ले जाएंगे। तो ऐसे अखराजात हैं जिनसे कि आप बच नहीं सकते हर हाल में। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि एक जब सैलरी आए एक ये लिफाफा लें, उसके ऊपर आप जो है वो लिखें कि जी ये इस तरह ये लिफाफा है, उसके ऊपर लिख दिया है जी किराया, तनख्वाह में से जितना किराया वो आप ये भी ज़हन से निकाल दें कि जी किराया तो मैंने महीने की 15 तारीख को देना है, मैं अभी क्यों निकाल दूँ। तो भाई तनख्वाहदार तबका है, किसी से कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं आनी कि आप 15 तारीख को तनख्वाह में से किराया निकाल के देंगे, उस वक्त खर्च हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी इज्जत को सबसे पहले, पैसे से भी पहले अपनी इज्जत का ख्याल रखा करें। तो ज़्यादातर तो रखते हैं लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बाद यह है कि आपने तनख्वाह मिलनी है, आपने जो लिफाफे बनाए हैं किसी के ऊपर लिखें किराया, किसी के ऊपर लिखें ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस लिख दें, बिजली का बिल लिख दें। इस तरह जो जो हर इंसान को पता है कि उसके अखराजात क्या क्या फिक्स है महीने के, जो ये फिक्स है ये लिखें। अपनी तनख्वाह जब आपकी आए उन लिफाफों के अंदर वो खर्चे पहले निकाल के तो उन लिफाफों के अंदर डाल के रख दें आप लोग। उसके बाद जो पैसे बचे उसमें आप समझेंगे अब आपने देखें फिक्स खर्चे तो ये वाले हो गए। अब कई लोगों के जहन में आता है कि जी दूसरे कौन से खर्चे हैं, मसलन किचन का खर्चा फिक्स नहीं हो सकता। कोई लाजमी नहीं है कि चिकन महंगा हो गया तो आपने चिकन ही खाना, जो चीज़ सस्ती है वो भाई घर में पका के वो खा लें, ठीक है। अगर दूध आपके घर में अगर 2 लीटर आ रहा है तो लाजमी नहीं आप 1 लीटर के साथ गुजारा कर सकते हैं, वो फिक्स खर्चा नहीं है आप लोगों का। मेहमान नवाजी ऐसी आ गई है तो उसके अंदर मेहमानों को बजाय ये है कि 2000 रुपया 5000 रुपया खर्च कर दें तो मेहमान 500 रुपये में भी मैनेज हो सकते हैं। यानी कि ये ऐसे खर्चे हैं कि जिनको आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो भाई अगर आपके पास वो पैसे पड़े हुए होंगे, आप पेट्रोल डलवा लेंगे तो आप तो फजूल इधर उधर भी भाग जाया करेंगे। जब आपके पास पैसे, आपको पता होगा कि मेरे पास इतना बजट है, तो आप पेट्रोल भी अपना उतना ही यूज़ करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप फिरेंगे। आप बाज़ का बाज़ार बंदा जाता है, कोई चीज़ पसंद आ जाती है, वो बंदा ख़रीद लेता है, हाँ जी ये पड़े हुए हैं पर्स में पैसे, याद नहीं रहता, इंसान है, इंसान भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि अभी मैंने घर का किराया देना है, अभी मैंने बिजली के बिल देने हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसके पर्स के अंदर जो पैसे होते हैं वो कह देते हैं अच्छा यार चलो ये चीज़ खरीद लो, एक टी शर्ट है वो खरीदनी है, किसी बच्चे की कोई चीज़ खरीदनी है, कोई ऐसी जिसकी कि आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है तो आप वो ख़रीद लेते हैं। फिर बाद में ये होता है कि जब अगले महीने की अभी 20 तारीख होती है तो अजीज़ों कारब रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांगते फिरते हैं। फिर पैसे उधार लेने के बाद फिर देने की बारी आती है, बंदे को तब भी तंगी होती है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरीके के ऊपर आप अमल करें। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह के ऊपर यकीन है कि जो जो इसके ऊपर अमल करेगा वो काफ़ी हद तक अपने अखराजात को कंट्रोल कर लेगा। उसकी बहुत सारी, और ये मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरा शुक्रिया अदा किया है। और ये फार्मूला जो है ये खाली तनख्वाहदार तबके के लिए नहीं है, ये जो रोज़मर्रा के दिहाड़ीदार मजदूर हैं या काम करने वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं, वो भी अपने इस फार्मूले के ऊपर अमल करके अपनी बचत कर सकते हैं।
वो मसलन दुकानदार क्या कर सकता है, वो एक लिफाफा रख ले कि हाँ जी मैंने ये वाला सौदा जो है ये मेरे पास ज़्यादा ज़रूरी होता है तो पैसे खर्च हो जाते हैं, वो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सौदा अगर चाहिए तो वो उस लिफाफे के अंदर पैसे डालता रहे, हफ्ते बाद जाके उस लिफाफे में से पैसे लेके वो सौदा लेके आके अपनी दुकान में डाल ले। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर लाजमी अमल करें। आपकी कम अज़ कम मैं गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ कि 70% कम अज़ कम आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को जो मांगने की, उधार मांगने की शर्मिंदगी होती है उससे आप बच जाएंगे। और जिस तरह लोग आगे मांगते हैं पैसे, भाई मेरे पैसे दे दें, ज़ाहिर है दूसरे को भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग इस चीज़ से बच जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी आप लोगों से बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप अमल करें और लाजमी करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।